हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण एसिड बेस एंड साल्ट का लेक्चर 12। ओके, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है अम्ल वर्षा, जिसको इंग्लिश में एसिड रैन भी कहते हैं। ओके, तो बिना देर किए चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में। हमारा आज का टॉपिक है अम्ल वर्षा। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए सबसे पहले हम लोग अम्ल वर्षा के बारे में समझते हैं कि आखिरकार अम्ल वर्षा होता क्या है। ओके, अम्ल वर्षा जिसको इंग्लिश में एसिड रेन भी कहते हैं, किसी पदार्थ के दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड जल में घुलकर विभिन्न अम्लों का निर्माण करता है। इसका वर्षा के जल में मिलकर होने वाला वर्षा अम्ल वर्षा या एसिड रेन कहलाता है। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? किसी पदार्थ की दहन, अर्थात दहन से आप लोग याद रखें, दहन से क्या होता है? आग जलाना या फिर जलना। ओके, उसी को क्या बोलते हैं? दहन। किसी पदार्थ की दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड जल में घुलकर विभिन्न अम्लों का निर्माण करता है। इसका वर्षा के जल में मिलकर होने वाला वर्षा अम्ल वर्षा या एसिड रेन कहलाता है। ओके, तो चलिए अम्ल वर्षा की जो डेफिनेशन है, अर्थात इसकी परिभाषा को हम लोग इस समीकरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ओके, किसी पदार्थ की दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड H2 अर्थात जल। ओके, तो जल में घुलकर विभिन्न अम्लों का निर्माण करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं H2CO3 H2SO4 HNO3 सभी क्या है? अम्ल। अम्ल का निर्माण करता है। इसका वर्षा के जल में मिलकर होने वाला वर्षा अम्ल वर्षा कहलाता है। ओके, किसी पदार्थ के दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड जल में घुलकर विभिन्न अम्लों का निर्माण करता है। इसका वर्षा के जल में मिलकर होने वाला वर्षा अम्ल वर्षा या एसिड रेन कहलाता है। तो आई होप आप लोगों को इसका परिभाषा समझ आया होगा। ओके, सामान्यतः वर्षा के जल का पीएच मान 7 होता है। ओके, तो जो सामान्यतः जो वर्षा का जो पीएच कितना होता है, तो वह 7 होता है। किंतु वायुमंडल में उपस्थित गैसों के विलीन होने के कारण उस जल की पीएच मान में कमी हो जाती है। परंतु वायुमंडल में उपस्थित जो विभिन्न सारे जो गैस है क्या होता है, वो वर्षा के जल के साथ मिलकर क्या करता है, वह कंपाउंड बनाता है, जिसकी वजह से इसकी पीएच मान में क्या हो जाता है, वह कम हो जाता है। जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्ल वर्षा या एसिड रेन कहता है। ओके, तो अम्ल वर्षा अर्थात एसिड रेन की स्थिति में क्या होता है, अर्थात अम्ल वर्षा कब होता है, तो जब वर्षा के जल का जो पीएच वैल्यू होता है वह 5.6 से कम हो जाता है, तो उसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण ईंधन के दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। ओके, तो अम्ल वर्षा का जो मेन रीजन है वह किसके द्वारा है, तो वह ईंधन के दहन अर्थात ईंधन के जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। साथ ही वनस्पतियों के सड़ने तथा ज्वालामुखी से फटने से उत्पन्न गैसों भी इसका एक कारण है। ठीक इसी प्रकार से वनस्पतियों के सड़ने तथा ज्वालामुखी से फटने से भी क्या होता है, इन विभिन्न जो हानिकारक गैसों का क्या होता है, निर्माण होता है। ओके, ये गैसें जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। ओके, तो ये गैस क्या करता है, जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल जैसे कि H2CO3 जिसको क्या बोलता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो जो कार्बोनिक अम्ल होता है साथ ही सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग इस समीकरण से समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करता है, जल के साथ लेकर के हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करता है जो कि कार्बनिक अम्ल है। ठीक इसी प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सल्फाइड बनाता है। सल्फाइड किसके साथ क्रिया करता है, वाटर के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। इसी प्रकार जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड क्या है, जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। ओके, यह जल पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर वनस्पतियों, प्राणियों तथा इमारतों को नुकसान पहुंचाता है। ओके, तो ठीक इसी प्रकार से आप लोग याद रखिएगा कि ये जो अम्ल है था, जो अम्ल वर्षा क्या होता है, यह पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर वनस्पति, प्राणी तथा इमारतों को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को अम्ल वर्षा अर्थात एसिड रेन समझ आया होगा कि एसिड रेन क्या होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है, तो चलिए इसके आंसर को समझते हैं। तो प्रश्न पहला, निम्नलिखित लवणों में से अम्लीय तथा क्षारीय मूलक पहचानें। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि विभिन्न सारे क्या लवण है, इसमें क्या हमको अम्लीय तथा क्षारीय मूलक को पहचानना है। कैसे पहचानना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे कि हम लोग सिंपल एग्जांपल लेते हैं पोटेशियम नाइट्रेट का। ओके, तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जाना था कि पोटेशियम नाइट्रेट किसके द्वारा मिलकर बना है, तो वह पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड क्षार एवं HNO3 नाइट्रिक अम्ल के द्वारा मिलकर बना।
ओके, तो यहाँ पर जो जो के होता है क्या होता है वो क्षार के द्वारा आता है, जो के प्लस होता है, जहाँ पर NO3 क्या होता है वो अम्ल के द्वारा अम्ल के द्वारा आता है, जो कि क्या होता है माइनस होता है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो इसी प्रकार से हम लोग क्या है पॉजिटिव अर्थात नेगेटिव में क्या है अम्लीय तथा क्षारीय मूलक को इस कंपाउंड में पहचानना है। ओके, तो चलिए इसके आंसर को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अम्लीय मूलक उसके पश्चात क्षारीय मूलक को पहचानेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो अम्लीय मूलक होगा जो फर्स्ट में होगा वो उसका जो अम्लीय मूलक होगा, तो चलिए इसका आयन के साथ लिखते हैं, तो ये होगा Cl-1 होगा। ठीक इसी प्रकार KNO3 में जो अम्लीय मूलक है वह NO3 है, तो NO3-1 होगा। ठीक इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोग 1- ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर ओके Cl-1- इसके प्रकार NO3-1-। ओके, तो ठीक इसी प्रकार से आप लोग भी लिख सकते हैं। ओके, ठीक इसी प्रकार है जो NH4 में क्या होता है, जो CO3 क्या होता है यह अम्लीय मूलक होता है, तो ये होगा CO3-2-। ओके, यहाँ पर SO4 है, तो यहाँ पर क्या होगा CuSO4, इसमें से जो SO4 है क्या होता है अम्लीय मूलक अर्थात SO4-2-। अर्थात इनमें से कौन कौन सा अम्लीय मूलक है, तो पहला में Cl-1- है, सेकेंड में NO3 था NO3-1-, थर्ड में है CO3-2- एवं फोर्थ है SO4 में क्या होता है SO4-2-। ओके, ठीक इसी प्रकार चलिए हम लोग अब इसके क्षारीय मूलक को समझते हैं। इसका क्षारीय मूलक क्या होगा, तो बचा है जो पहले में ही होगा NH4, ये होगा NH4+। ठीक इसी प्रकार सेकेंड में है K, तो यह होगा K+, एवं थर्ड में क्या है NH4 है, तो इसका भी होगा क्या होगा NH4। चूंकि यहाँ पर 2- होती है, यहाँ पर क्या होगा 2+ होगा, या फिर आप लोग इसको दो बार लिख सकते हो NH4+। ओके, इसके पश्चात 4 में क्या है CuSO4, इसमें से जो क्या होगा वह Cu2+ क्या होगा क्षारीय मूलक। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। ओके ओके, तो इसके साथ ही आप लोगों की माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जैसे कि यहाँ पर Cl-1- लिखें, यहाँ भी 1- लिखें, यहाँ पर 2- लिखें, यहाँ पर 2- लिखें। इसी प्रकार से जो क्षारीय मूलक उसमें यहाँ पर प्लस पॉजिटिव 1 लिखें, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर 2+ लिखें, यहाँ पर 2+ लिखें। तो इसका कारण क्या है? ओके, तो चलिए इसके कारण को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ का NH4Cl का बताता हूँ ताकि आप लोग को आप लोगों का इसको जो बाकी कंपाउंड्स है वो आसानी से समझ आ जाए। जैसे कि अमोनियम क्लोराइड। ओके, तो इनमें से एलिमेंट्स को देखते हैं किसके किसके द्वारा मिलकर बना है, तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एवं क्लोरीन के द्वारा मिलकर बना हुआ है। ओके, तो चलिए मैं इसको यहाँ पर समझाता हूँ। ओके, किसके किसके द्वारा मिलकर बना, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एवं क्लोरीन। चूंकि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर था, जो परमाणु क्रमांक कितना होता है वह 7 होता है। इसी प्रकार जो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 1 होता है, एवं जो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है 7 होता है। ओके, अब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका जो पहला कोष में कितना 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और दूसरे कोष में क्या होता है 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, परंतु इसके पश्चात कितना बचता है केवल 5 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये होगा 2-5। ठीक इसी प्रकार हाइड्रोजन का केवल 1 ही होता है। इसी प्रकार क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो ये होगा 2, 8, 2, 8, 10, बचा कितना 7। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन को क्या अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है, हाइड्रोजन को अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए केवल इसमें एक ही कोष होता है, जिसकी वजह से इसको क्या 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है। इसमें तो 1 इलेक्ट्रॉन पहले से उपस्थित है, इस वजह से इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यहाँ पर क्लोरीन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यक होता है। ओके, तो इस स्थिति में क्या होता है, जो NH4Cl क्या करता है, जो NH4 होता है यहाँ पर इसको क्या करना चाहिए, इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यक होता है। तो हाइड्रोजन से क्या करता है, वो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, अर्थात कि क्या बन जाता है NH3 हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या बचता है, 1 हाइड्रोजन बच जाता है, जिसकी वजह से जो 1 हाइड्रोजन है वो किसको दे देता है, वह क्लोरीन को दे देता है। किसको दे देता है, क्लोरीन को दे देता है, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो NH4 में क्या हो जाता है, यह पॉजिटिव साइन आ जाता है, और Cl में क्या आ जाता है माइनस चार्ज आता है। क्यों आता है, क्योंकि क्लोरीन क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है। एवं जो NH4 होता है वो क्या करता है, वह 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है दान करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव साइन आता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये रीजन समझ आएगा। तो आप इस प्रकार से आप लोगों को समझ आएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर 1- क्यों दर्शाता है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्यों दर्शाता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक इसी प्रकार यह भी क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है।
ठीक इसी प्रकार से क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर केवल 1 प्लस है, यहाँ पर भी 1 प्लस, यहाँ पर 2 प्लस, यहाँ पर 2 प्लस। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। ओके, इसी प्रकार से क्या आप लोग सभी का निकाल सकते हैं। ओके, जिससे कि आप लोग इसको अलग अलग भाग में तोड़कर बना सकते हैं। जैसे कि पोटेशियम का बना सकते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आई मीन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। ठीक इसी प्रकार से क्या इसके परमाणु क्रमांक के द्वारा क्या है, आप भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप इस प्रकार से क्या है, आप लोगों को इसी वे में क्या अम्लीय तथा क्षारीय मूलक समझ आ जाएगा कि अम्लीय मूलक कौन सा है और अम्लीय क्षारीय मूलक कौन सा है। तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। ओके, दूसरा, पोटेशियम क्लोराइड के जेली विलयन की प्रकृति क्या होगी, समझाइए। ओके, तो पोटेशियम क्लोराइड के जेली विलयन की प्रकृति उदासीन होगी। ओके, तो कैसे, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग पोटेशियम क्लोराइड समझते हैं कि पोटेशियम क्लोराइड का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है। तो पोटेशियम क्लोराइड का जो फार्मूला होता है, ओके, तो चलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ओके, तो जो पोटेशियम क्लोराइड का जो फार्मूला होता है वह KCl होता है। ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। ओके, तो किसके द्वारा मिलकर बनता है, तो पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एवं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के द्वारा क्या है, पोटेशियम क्लोराइड अर्थात KCl लवण का निर्माण होता है, साथ ही जल के मॉलिक्यूल बनता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका जो प्रकृति उदासीन क्यों होता है, चूंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार होता है एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल होता है। हम लोग जानते हैं कि प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या है, लवण का निर्माण करता है, जिसका प्रकृति क्या होता है, उदासीन होता है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं पोटेशियम क्लोराइड के जेली विलयन की प्रकृति उदासीन होगा। ओके, तीसरा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड की अधिकता जनजीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड की अधिकता जनजीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने अभी अम्ल वर्षा के बारे में पढ़ा। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या उसी से रिलेटेड है। ओके, तो चलिए इसके आंसर को हम लोग समझते हैं। ओके, जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाते हैं, तो ये सभी ऑक्साइड जल में घुलकर अकार्बनिक अम्लों का निर्माण करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया एवं नाइट्रिक अम्ल। ओके, तो क्या बोलता है, इसको अम्ल वर्षा कहा जाता है। ओके, यह पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर वनस्पतियों, प्राणी तथा इमारतों को नुकसान पहुंचाता है। ओके, अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल का दुधिया रंग धूमिल हो रहा है। इसके साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है, जिससे श्वसन संबंधित विभिन्न रोग उत्पन्न होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।